शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में करीब 12,785 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को बेच दिया है। जानकारी को मुताबिक EPFO को इस ट्रांजैक्शन में 5,529 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन्स हुआ है, जिसका इस्तेमाल वह वित्त वर्ष 2022 के लिए EPF सब्सक्राइबर्स को ब्याज देने में करेगा। EPFO ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में यह निवेश जुलाई-दिसंबर 2017 के दौरान किया था और अब इससे FIFO फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट नाम के एक अकाउंटिंग नियम के तहत बेच दिया है। EPFO ने जुलाई-दिसंबर 2017 के दौरान ETFs में 7,255 करोड़ रुपए निवेश किया था, जिसे अब 12,785 करोड़ रुपए के वैल्यू पर बेचा गया है। मामले से वाकिफ EPFO बोर्ड के एक सदस्य ने बताया, इस तरह EPFO को अपना निवेश बेचने से 5,529 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन मिला है, जिसे वित्त वर्ष 2021 से 22 के आय में शामिल किया जाएगा। ETF निवेश को बेचने से हुई यह आय और डेट इन्वेस्टमेंट से हुई आय ही आधार होगी, जिसके आधार पर वित्त वर्ष 2022 के ब्याज की राशि को कैलकुलेट किया जाएगा। HDFC बैंक शेयर प्राइस। देश के सबसे वैल्यूएबल बैंक HDFC बैंक के शेयर अक्टूबर के अपने हाईएस्ट लेवल से अब तक 30% तक गिर चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके प्राइस टारगेट को देखें तो इसमें 55% तेजी आने की उम्मीद है। एट के मुताबिक 45 एनालिस्ट्स ने इसका औसत प्राइस टारगेट 1937.64 रुपए तय किया है। इस हिसाब से HDFC बैंक के शेयरों में 46% तेजी की उम्मीद है। बुधवार को HDFC बैंक के शेयर 3.26% ऊपर 1371.05 रुपए पर बंद हुए हैं। HDFC बैंक के शेयरों का टारगेट प्राइस 2055 रुपए तय किया गया है। मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से यह प्राइस टारगेट 55% ऊपर है। कैसा रहा प्रदर्शन? एट के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा है कि HDFC बैंक ने रिटेल लोन ग्रोथ में बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक ने कहा है कि कमर्शियल बैंकिंग सेगमेंट में भी इसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। म्यूचुअल फंड। यूरोप में जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई बढ़ने से फरवरी में बाजार में गिरावट के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने सस्ते शेयरों को भुनाने के लिए इक्विटी एमएफ में अपना निवेश बढ़ा दिया। एमएफआई द्वारा बुधवार को जारी फरवरी के डाटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने इक्विटी केंद्रित फंड्स में 19,705.27 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि जनवरी में 14,887.77 करोड़ रुपए लगाए थे। वहीं फ्लेक्सी कैप और सेक्टोरल फंड इस निवेश के सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे, जिनमें 3-3,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। लिक्विड फंड में 40,273 करोड़ का निवेश। लिक्विड फंड में 40,273 करोड़ रुपए के इनफ्लो के बावजूद डेट सेगमेंट में निकासी देखने को मिली, लेकिन 8,274.29 करोड़ रुपए पर सीमित रही। शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 10,000 करोड़ रुपए की निकासी देखने को मिली। राकेश झुनझुनवाला। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में बहुत से निवेशकों की पैनी नजर रहती है। वो जिस शेयर में निवेश करते हैं, वही उड़ान भरने लगता है। उनके निवेश वाला स्टॉक नजारा टेक्नोलॉजीज इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस बार यह स्टॉक निवेशकों को मालामाल करने के बजाय चूना लगा रहा है। अब तो इस स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म का भी भरोसा टूट गया है। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर में बिकवाली की सलाह दी है। फर्म का मानना है कि नजारा टेक्नोलॉजी को लगातार नुकसान हो रहा है, जिस वजह से इस शेयर पर बिकवाली की रेटिंग को बरकरार रखा है और बेचने की सलाह दी है। CLSA ने NAZARA टेक पर बिकवाली की रेटिंग बनाए रखी है। फर्म का मानना है कि कंपनी के लिए बड़ा बूस्ट नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, कहीं से भी कोई बिजनेस ग्रोथ भी नजर नहीं आ रही है। CLSA का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग पर बैन को 3 हाई कोर्ट ने खारिज किया है, इसलिए अगली तिमाही से फिजिकल ई स्पोर्ट्स बिजनेस में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले 9 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की के नेटो की मेंबरशिप पर जोर नहीं देने से जुड़ी खबरों से मार्केट सेंटीमेंट को मजबूती मिली। एनालिस्ट्स को यूएस फेड के रुख में कम सख्ती रहने का अनुमान है, जिससे बाजारों को सुधरने में मदद मिलेगी। दिन भर हरे निशान में कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 1223 अंकों या 2.30% की मजबूती के साथ 54,647 पर, वहीं निफ्टी 332 अंक सुधरकर 16,345 पर बंद हुआ। हम यहाँ बाजार में तेजी की कुछ प्रमुख वजह बता रहे हैं। चुनाव परिणाम, इलेक्शन रिजल्ट्स। इन्वेस्टर्स कल यानी 10 मार्च को आने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भाजपा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं एग्जिट पोल्स में भाजपा को मणिपुर में बहुमत, उत्तराखंड में बढ़त, वहीं गोवा में कांग्रेस से कड़ी टक्कर की संभावना जताई गई है। रूस यूक्रेन टकराव में कमी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की द्वारा नेटो की मेंबरशिप के लिए जोर नहीं देने जुड़ी खबरें आई हैं। रूस ने इसी मुद्दे को लेकर जंग का ऐलान किया था। वहीं ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वह रूसी समर्थक टेरिटरीज की स्टेटस पर समझौते के लिए तैयार हैं। टीवीएस मोटर इंटरिम डिविडेंड नेक्स्ट वीक। टीवीएस मोटर कंपनी ने बुधवार को ऐलान किया कि उसकी बोर्ड मीटिंग अगले हफ्ते शुक्रवार को यानी 18 मार्च को होगी, जिसमें 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया जाएगा। अंतरिम डिविडेंड के भुगतान के लिए 28 मार्च 2022 रिकॉर्ड डेट होगी। टीवीएस मोटर्स के शेयरों में आज इंट्राडे में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और बीएसई पर यह 542 रुपये प्रति शेयर तक जाता नजर आया है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि अगर अगले हफ्ते शुक्रवार को होने वाले इस बोर्ड मीटिंग में अंतरिम लाभांश के भुगतान का ऐलान होता है तो फिर इसकी मात्रा, दर और भुगतान की तिथि के बारे में बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद सूचित किया जाएगा। FMCG स्टॉक्स। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते क्रूड की कीमतें बढ़ने से कंज्यूमर स्टॉक्स खासे सुर्खियों में हैं। कई साल के हाई पर पहुंचने के बाद 9 मार्च को भी क्रूड महंगा हुआ। वहीं एडिबल ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनियों को सीधे तौर पर झटका लगा है, क्योंकि कंज्यूमर कंपनियां अपने साबुन के सोप बिजनेस के लिए पाम ऑयल पर निर्भर हैं, जिसकी उनकी कुल सेल्स में 20% हिस्सेदारी है। कच्चे माल की आपूर्ति में कमी और ऊंची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स का इन कंपनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जेफ्रीज के 3 पसंदीदा FMCG शेयर कंज्यूमर स्टॉक्स का आउटलुक और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के आने वाले दिनों असर के बारे में बताते हुए ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज इंडिया ने FMCG कंपनियों की अर्निंग अनुमानों में गिरावट के रिस्क को लेकर आगाह किया है। ब्रोकर कंज्यूमर कंपनियों में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, HUL और कोलगेट को तरजीह देती है। मोतीलाल ओसवाल AMC में रिसर्च विंग के प्रमुख संतोष कुमार सिंह का मानना कि अगर यूक्रेन रूस युद्ध पूरे यूरोप में नहीं फैला तो अगले 6 महीनों में बाजार उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में डायनेमिक वित्तीय विश्लेषक ने कहा कि जब तक कमोडिटी की कीमतें बाजार को ज्यादा खराब नहीं करती हैं, तब तक बाजार फंडामेंटल स्तर पर काफी आकर्षक लगता है। सिंह के साथ बातचीत के अंश, मार्केट कैप टू GDP अनुपात या तथाकथित बफे इंडिकेटर 2007 के बाद से 110% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि हम अभी भी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेडिंग कर रहे हैं? सिंह ने कहा कि मार्केट कैप टू GDP रेशियो को देखते हुए इस तथ्य को जानने की आवश्यकता है कि 2007 से उन क्षेत्रों में कई नई लिस्टिंग हुई हैं जो पहले वहां नहीं थी। जब तक कमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट नहीं होती है, तब तक बाजार फंडामेंटल स्तर पर काफी आकर्षक दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट्स में आई गिरावट लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए निवेश शुरू करने का शानदार मौका है। यह कहना है कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेन का। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले से नए तरह की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस सामने आई है। इसके चलते नियर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट्स में हालात कैसे रहेंगे, यह बताना मुश्किल है। मनी कंट्रोल ने मार्केट की वर्तमान स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में नरेन से लंबी बातचीत की। यहाँ पेश है इंटरव्यू का प्रमुख अंश। स्टॉक मार्केट अपने टॉप से 15% गिर चुका है। इससे इन्वेस्टर्स निराश हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पिछले कुछ महीनों में हालात बदल गए हैं।
पिछले 4 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकवाली कर रहे थे, लोकल इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत उत्साहित थे। आईपीओ का ओवर सब्सक्राइब्ड होना इसका सबूत है। अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 के बीच मार्केट में एक तरफा तेजी से इन्वेस्टर्स यह मानने लगे थे कि शेयरों में कोई रिस्क नहीं है। वैल्यूएशन और इन्वेस्टर्स के उत्साह को लेकर थोड़ी दिक्कत दिख रही थी। यही वजह है कि हम एसेट एलोकेशन और डेट फंड्स रेकमेंड करते हैं। यूरोप में फ्यूल भेज रही रिलायंस। जानकारी सार्वजनिक नहीं होने के चलते नाम न बताने की शर्त पर मामले से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि रिलायंस की जामनगर फैसिलिटी पहले से ही फ्यूल की शिपमेंट यूरोप भेज रही है और यह आने वाले महीनों में बढ़ सकता है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित यह कॉम्प्लेक्स 2 रिफाइनरी के जरिए प्रतिदिन 13.6 लाख बैरल क्रूड को प्रोसेस कर सकता है। यह कॉम्प्लेक्स अधिकांश फ्यूल निर्यात करने में सक्षम है। अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व में 704,000 बैरल प्रतिदिन की निर्यात क्षमता वाले प्लांट से महामारी के प्रकोप के बाद पूरी तरह काम नहीं लिया जा रहा था। जनवरी में इसकी क्षमता का करीब 75% उपयोग किया गया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट ऑन स्टॉक्स। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां निवेशक मोटा कमाने के साथ साथ भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। शेयर बाजार शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सॉलिड शेयरों को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में दमदार और अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर होंगे तो आप मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं। कई ग्लोबल दिग्गज ब्रोकरेज फर्म इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल और फीनिक्स मिल पर बुलिश हैं और इन शेयरों में पैसा लगाने की सलाह दे रही हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये तीनों शेयर हैं तो पहले आपको ब्रोकरेज कंपनी से जान लेना चाहिए कि इन शेयरों में आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। यहाँ खरीदारी कर निवेशकों को 30 से 40% तक की रिटर्न मिल सकती है। दिवालिया हो चुकी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर HDIL का शेयर लगातार 3 दिन से अपर सर्किट छू रहा है। देश के सबसे बड़े रईस गौतम अदानी की कंपनी अदानी प्रॉपर्टीज समेत कुल 8 कंपनियां HDIL को खरीदने की होड़ में है। पिछले कुछ दिनों में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। 25 फरवरी को यह 4.08 रुपए के भाव पर खुला था और आज 5.23 रुपए पर पहुंच गया। इस तरह इसमें 28% से अधिक तेजी आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।